हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? देखिए, मापन मूल्यांकन जो है अपना टॉपिक चल रहा था। मापन मूल्यांकन में बहुत से टॉपिक, बहुत से भाग जो है ना अपन ने इसके अंदर पढ़ लिए थे। बहुत सारी जो लेवल था अपन ने क्रॉस कर लिया था। उसके आगे जो है ना अपन आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। आज मापन मूल्यांकन की अपनी चौथी क्लास है और अभी तक अपन वहां नहीं पहुंचे जहां अपन को पहुंचना चाहिए था। मापन मूल्यांकन बहुत लंबा चलेगा दोस्तों, 5-6 क्लासें इसकी बनेगी, ये तय है। तो आप आराम से जुड़े हुए रहिए और मापन मूल्यांकन को अच्छे से देखते हुए रहिए दोस्तों, है ना। आज मापन मूल्यांकन लगभग चौथी क्लास है शायद, है ना। तो चौथी क्लास जो है ना मापन मूल्यांकन की आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, मापन मूल्यांकन में क्या क्या अपन ने पढ़ लिया था। तत्व पढ़ लिए थे, इसके चर पढ़ लिए थे, त्रुटियां पढ़ ली थी, मापन के जो प्रकार हैं कौन कौन से होते, भौतिक मापन, मानसिक मापन, वो पढ़ लिया था, है ना। उसके बाद में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ने क्या कहा था, समप्रत्यय की अवधारणा पढ़ ली थी, ब्लूम को अपन ने पढ़ लिया था। बहुत कुछ इस मापन मूल्यांकन में अपन ने पढ़ लिया था। आज जो अपन पढ़ेंगे दोस्तों वह रहेगी अपनी मापन की प्रविधियां। आज जो पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रविधियां पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? प्रविधियां पढ़ेंगे कि मापन की कौन कौन सी विधियां होती हैं और कौन कौन सी प्रविधियां होती हैं। तो मापन की विधियां और प्रविधियां जो रहेगी वह आज क्या रहेगी, अपनी आज की क्लास रहेगी दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं प्रविधियों की, भाई कौन कौन सी प्रविधियां होती हैं और कौन कौन सी प्रविधियां नहीं होती है दोस्तों। तो 2 प्रकार की प्रविधियां होती है। भाई कितने प्रकार की प्रविधियां होती है दोस्तों? 2 प्रकार की प्रविधियां होती है। एक तो होती है भाई आपकी मात्रात्मक और एक होती है आपकी गुणात्मक। कितने प्रकार की होगी दोस्तों? 2 प्रकार की होगी। एक तो होगी आपकी मात्रात्मक प्रविधि और दूसरी होगी आपकी गुणात्मक प्रविधि। सबसे पहले इस मात्रात्मक प्रविधि को निपटा देते हैं कि यह मात्रात्मक प्रविधि क्या होती है। मात्रात्मक प्रविधि की बात करें दोस्तों तो मात्रात्मक प्रविधि का मतलब होता है जिसमें वह विधि जिसमें संख्या देने के लिए, जिसमें मात्रा देने के लिए आप जिसका निर्माण करते हो। मात्रात्मक, जैसे अपन बात करते हैं मात्रात्मक प्रविधि की, जैसे लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, ये कौन सी कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी आपकी मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा ये क्या कहलाएगी आपकी? ये मात्रात्मक। इसको अपन परिमाणात्मक भी कहते हैं। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, मूल्यांकन वगैरह, ये कौन सी प्रविधि कहलाएगी आपकी? मात्रात्मक। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न जो आते हैं वो सारी की सारी गुणात्मक प्रविधियों में से उठ करके आते हैं। भाई किस में से उठ करके आते हैं? आपके गुणात्मक प्रविधियों में उठ करके आते हैं। भाई गुणात्मक प्रविधियों की बात करते हैं, भाई कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है विधि। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं जांच सूची। सबसे पहले जो प्रविधि आएगी वह कौन सी आ रही है दोस्तों? आपकी सबसे पहली प्रविधि आ रही है आपकी, ये नहीं चलेगा इसके ऊपर व्हाइट। सबसे पहले आ रही है आज आपकी जांच सूची। क्या आ रही है दोस्तों? जांच सूची। सबसे पहली प्रविधि आती है आपकी जांच सूची। ये जांच सूची किसे कहते हैं? ये जांच सूची क्या होती है दोस्तों? तो जांच सूची के बारे में यदि अपन पता लगाएंगे जांच सूची क्या होती है दोस्तों, तो ये जो जांच सूची जो होती है इसमें क्या होता है, बालक के किसी एक गुण या विशेषता का पता लगाने के लिए, बालक की किसी गुण या विशेषता का पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप जब टीचर बनोगे, विद्यालय में चले जाओगे तो इन सारी प्रविधियों को आपको कहीं ना कहीं इसका क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं जांच सूची की। इसमें क्या होता है कि किसी एक गुण का पता लगाने के लिए एक सूची तैयार की जाती है, एक पूरी की पूरी एक लेख तैयार किया जाता है जिसमें बालक की किसी गुण या विशेषता का पता लगाया जाता है। जैसे अपन बात करें दोस्तों कि कैसे ये जांच सूची की बात कैसे की जाती है। जांच सूची का मतलब होता है कि आपने एक सूची तैयार कर दी जिसमें कई प्रकार के प्रश्न थे। जैसे आप डांस में रुचि रखते हो, जैसे आप नृत्य में रुचि रखते हो, आप खेल में रुचि रखते हो, आप खाना बनाने में रुचि रखते हो, है ना। ऐसे बालक को उसमें उत्तर कैसे देना है? हाँ या ना में उत्तर देना है। यस नो, यस नो रखते हो तो यस या फिर ना। ये क्यों कहलाती है? वो क्या कहलाती है? आपकी जांच सूची। बालक की किसी एक गुण या विशेषता का पता लगाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है, वह क्या कहलाएगी? आपकी जांच सूची कहलाएगी दोस्तों। तो ये मैंने लिख रखा है जांच सूची, जिसको हम कहते हैं चेक लिस्ट। एक प्रश्नों की सूची बना दी जाती है जिसमें बालक हाँ या ना में क्या देता है दोस्तों? उत्तर देता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों रेटिंग स्केल। क्या आता है दोस्तों? रेटिंग स्केल। देखो ये सूची जो बना, ये एक सूची बना दी जाती है जिसमें बालक है इस यह प्रवृत्ति जिसके माध्यम से किसी एक गुण या विशेषता का पता लगाया जाता है। देखो इसमें बालकों के सभी गुण का पता लगाया जा रहा है। सभी गुण का पता लगाने का मतलब क्या है? देखो इनको मैं समझा देता हूं आपको, रेटिंग स्केल और दोनों को।
देखिए सभी गुणियां, उसका पता लगाने का मतलब क्या है, जांच सूची के अंदर जो पता लगाया जा रहा है कि बालक किसी का भी उत्तर दे सकता है, हाँ मैं डांस में भी रुचि रखता हूं, हाँ मैं इसमें भी रुचि रखता हूं, हाँ मैं इसमें भी रुचि रखता हूं। पहले आपने जांच सूची तैयार कर दी। अब आप रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल का मतलब किसी एक क्वालिटी का पता लगाना और उस क्वालिटी में उसको कितना आता है इसका पता लगाना क्या कहलाएगा, आपका रेटिंग स्केल कहलाएगा। पहले आपको क्या करना है कि जांच सूची का निर्माण कर लेना है। मान लीजिए कि आपके विद्यालय के अंदर एक कार्यक्रम है और वहां पे आप अपनी लोक संस्कृति का कोई नृत्य करवाना चाहते हैं, जैसे मैं राजस्थान का हूं, मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम है और मैं चाहता हूं कि मेरी विद्यालय के अंदर बालिकाएं क्या करें, घूमर नृत्य करें। मैं बालिकाओं को क्या करवाना चाहता हूं दोस्तों, घूमर का नृत्य करवाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, उन बालिकाओं के लिए एक जांच सूची जो मैंने पहले तैयार कर रखी होगी, उसमें मैं देखूंगा कि किन किन बच्चों ने नृत्य के अंदर अपना इंटरेस्ट जगताया है। क्योंकि जांच सूची में तो रुचि का पता लगाते हैं, तो रुचि का पता लगाए तो जिन जिन बच्चों ने डांस के ऊपर हाथ लिख रखा होगा ना, उन बच्चों को मैं क्या कर दूंगा, अलग छांट दूंगा, उन बच्चों को मैं अलग कर दूंगा और फिर एक और जांच सूची बनाऊंगा। रेटिंग स्केल के लिए जांच सूची का, ये रेटिंग स्केल से पहले जांच सूची का होना भी जरूरी है। तो अब उसका मैं क्या करूंगा, निर्माण करूंगा। अब निर्माण कैसे करूंगा, मैं अलग अलग प्रकार के डांस लिखूंगा। आप राजस्थानी नृत्य में रुचि रखते हो, आप गुजराती नृत्य में रुचि रखते हो, आप मराठी नृत्य में रुचि रखते हो, आप बॉलीवुड नृत्य में रुचि रखते हो, आप हॉलीवुड नृत्य में रुचि रखते हो, ऐसे बहुत सारे प्रश्न दे दूंगा मैं। अब जो जो बालक राजस्थानी नृत्य के ऊपर राइट करेगा ना, उन बालिकाओं को मैं क्या कर दूंगा, फिर से अलग कर दूंगा। फिर वापस एक लिस्ट बनाऊंगा, उस लिस्ट में ऐसे प्रश्न डालूंगा, राजस्थान के नृत्य डालूंगा। क्या आप गवरी नृत्य में रुचि रखते हो, क्या आप गेर नृत्य में रुचि रखते हो, क्या आप घूमर नृत्य में रुचि रखते हो, क्या आप कालबेलिया नृत्य में रुचि रखते हो। ऐसे कई प्रकार के मैं अलग अलग क्या डाल दूंगा, उनके अंदर डांस डाल दूंगा, नृत्य डाल दूंगा। अब फिर बालक क्या करेंगे, उनमें से बालक क्या करेंगे, जो जो बालक घूमर के ऊपर नृत्य टिक करेंगे ना, उन बालकों को मैं क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। अब मेरे पास में कोई ना कोई घूमर लेने वाले विशेष तरीके के बालक हमारे पास में आ गए। तो लास्ट में जाते जाते मुझे पता चला कि 3 बालिकाओं ने घूमर के ऊपर नृत्य किया है। फिर मैं 3 बालिकाओं को मेरे सामने डांस करवा दूंगा और डांस करवा के कहूंगा घूमर नाच के बताओ। वो तीनों घूमर नाच के करेगी और मैं पता लगा दूंगा कि कौन से लड़की पहले नंबर पर रहेगी, कौन से दूसरे पे और कौन से तीसरे पे। ये अच्छी नाच रही है, तू आगे रहेगी, ये दोनों तेरे बैकग्राउंड में रहेंगे, काम खत्म। ये एक विशेष गुण या इसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेटिंग स्केल कहते हैं, है ना, क्रम निर्धारण रेटिंग स्केल कहते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका रेटिंग स्केल, ये हो गई आपकी जांच सूची। जांच सूची में पहले सब गुणों का पता लगाया जाता है, रेटिंग स्केल में किसी एक गुण या विशेषता का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो एक एक विधि में आपको डिटेल से समझा रहा हूं। एक आता है दोस्तों संचित अभिलेख रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड दोस्तों, संचित अभिलेख रिकॉर्ड। संचित अभिलेख रिकॉर्ड विद्यालय में रखा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड माना जाता है, संचित अभिलेख रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है कि बालक की समस्त गतिविधियां जो दैनिक गतिविधियों से हट करके हो, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। दैनिक गतिविधि जैसे रोज विद्यालय आ रहा है, होमवर्क कर रहा है ना, बैठ रहा है, अटेंडेंस सही है, प्रार्थनाएं कर रहा है, ये दैनिक गतिविधि है। इससे हट करके यदि कोई बालक दूसरी गतिविधि करता है ना, तो आप क्या करोगे, संचित अभिलेख रिकॉर्ड में उसका लिखोगे, कोई भी गतिविधि करता है तो। दोस्तों ये रिकॉर्ड रखना बेहद ही जरूरी है। इस रिकॉर्ड को यदि आप नहीं रखते हो तो कभी कभी ये आपके ऊपर बहुत भारी भी पड़ सकता है। कैसे कि कभी कभी बालक क्या होते हैं कि क्राइम करते हैं। क्राइम करने का मतलब होता है कि आपके विद्यालय में पढ़ने वाला बालक, मान लीजिए कि किसी बालक ने गांव में किसी के आसपास में पड़ोस में झगड़े हुए, तो उस बालक ने क्या किया कि अपने दूसरे बच्चे का सर फोड़ दिया या किसी एक व्यक्ति का सर फोड़ दिया। अब पुलिस आई और उस बच्चे को पकड़ के रहेगी। अब तो वो नाबालिग है, तो उसको छोड़ने की कोशिश कराएंगे कि नाबालिग है। तो पुलिस ये देखेगी कि ये बालक वास्तविकता में ये गलती की जो इसने नाबालिग की वजह से की है, या इसने इस टाइप की गलतियां पहले से भी कर रखी होगी। तो वो आपके विद्यालय में आकर के आपके संचित अभिलेख रिकॉर्ड मांग सकती है कि बताओ इस बच्चे का संचित अभिलेख रिकॉर्ड बताओ कि इसने जो ये गलती की है ना, ये वास्तविकता में सही है या वास्तविकता में सही नहीं है। इस चीज की हमें क्या करनी है दोस्तों, जांच करनी है। तो ये वो बता देते हैं। बताने के बाद पता चलेगा कि इसने पहले से विद्यालय में किसी का सर फोड़ रखा होगा। पुलिस वाले अनुमान लगाएंगे नहीं, ये इसके अंदर अपराधी प्रवृत्ति विकसित हो चुकी है, ये नाबालिग की वजह से इसने नहीं किया है। तो दोनों का अलग अलग चीज होगा। और ये कभी कभी ऐसी भयानक घटना भी हो सकती है, जैसे दिल्ली का रेप हुआ था, आपको पता हो तो एक कांड हुआ था जिसमें एक जो बालक था, नाबालिग था, और उसको छोड़ दिया गया था ना। उसको छोड़ने से पहले ना जज ने ऑर्डर दिए थे उनको कि आप जाकर के विद्यालय में जाकर के इस बच्चे के संचित अभिलेख रिकॉर्ड को चेक करो कि विद्यालय में दूसरी लड़कियों के साथ में इसका व्यवहार कैसा था। वो विद्यालय के अंदर चेक करने के लिए गए तो टीचरों के पास में उसका संचित अभिलेख रिकॉर्ड मिला ही नहीं था।
उन्होंने पूछा कि संचित अभिलेख रिकॉर्ड बताओ, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या होता है। टीचर को यही पता नहीं था कि संचित अभिलेख रिकॉर्ड होता क्या है ना, उसका रिकॉर्ड मिला ही नहीं था और उस रिकॉर्ड नहीं मिलने की वजह से उन टीचरों के ऊपर बहुत भारी कार्रवाई भी हुई थी दोस्तों। तो कभी कभी आप बच्चे की हर गतिविधि लिखना जरूरी है, ये भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहती है। तो आपकी जब भी नौकरी लग जाए ना दोस्तों, तो ये संचित अभिलेख रिकॉर्ड जो है ना आप अपनी कक्षा के अंदर या विद्यालय के अंदर रखना। तो ये कहलाता है संचित अभिलेख रिकॉर्ड, जिसके अंदर बालक की समस्त गतिविधियों को लिखा जाता है। अब आता है दोस्तों एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी बहुत अच्छी चीज, किसी एक घटना या विवरण को इसके अंतर्गत लिखा जाता है, किसी एक घटना या विवरण को इसके अंदर लिखा जाता है। संचित अभिलेख में सभी एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है, किसी विशेष घटना को लिखा जाता है, कोई ऐसी घटनाएं जो खास हो गई हो विद्यालय में, जो बालक ने चमत्कारिक घटनाएं कर दी हो, इसका रिकॉर्ड किसमें रखा जाएगा, आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बच्चे का टूर्नामेंट का मैच लेकर के चले गए, कबड्डी का मैच लेके गए, कहां लेकर के चले गए, टूर्नामेंट में लेकर के गए बच्चों को कबड्डी खिलाने के लिए, वहां लेकर के चले गए, तो वहां पे जाकर के आपने देखा कि आपकी जो टीम है ना वो हारने वाली है। 25 मिनट का गेम है, उसमें से 22 मिनट तो पूरे हो चुके हैं और सामने वाली टीम जो है ना 25 पॉइंट से आगे चल रही है। अब आपको पता है कि 3 मिनट में कभी भी ये 25 पॉइंट पूरे नहीं हो सकते, लेकिन मान लीजिए कि वहां पे कोई ऐसा बच्चा है जो कबड्डी देने के लिए जाता है, पूरी टीम को आउट करके आता है, तो 3 मिनट में आपको जिता देता है 25 पॉइंट को क्रॉस करके। तो ये आपके लिए एक चमत्कारिक घटना हो गई। क्या हो गई दोस्तों, एनएल डाटा रिकॉर्ड के अंदर चमत्कारिक घटना हो गई। अब इसका जो आप रिकॉर्ड रखोगे उसको एनएल डाटा रिकॉर्ड में रखोगे, क्योंकि भविष्य में यदि इस टाइप का कोई खेल दूसरा टीचर भी आएगा विद्यालय में, आपका ट्रांसफर हो जाएगा और वहां पे कोई दूसरा टीचर भी आएगा, उसको ऐसा टूर्नामेंट कहीं ले जाना होगा, तो ये विशेष परिस्थिति में देखेगा कि कौन सा बच्चा क्या है और कौन सा बच्चा क्या नहीं है। तो वो क्या करेगा, उस एनएल डाटा रिकॉर्ड को चेक करेगा कि पहले कौन सा बच्चा खेल में अधिक प्रभावी था, किस किस बच्चे ने इस विद्यालय में चमत्कारी रिकॉर्ड कर रखे हैं, उनके आधार पर वो टीम का क्या करेगा, चयन कर देगा। तो किसी विशेष घटनाओं को रखने के लिए एक निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है दोस्तों, एन डाटा रिकॉर्ड का निर्माण किया जाता है। यह आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये क्योंकि हमारे भाग्य के भरोसे भी उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे बच्चों को मान लीजिए कि उसने कबड्डी के मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगली बार में आपको वॉलीबॉल का टूर्नामेंट लेकर के जाना है ना, तो आप क्या करोगे, उस बच्चे को वहां क्या करोगे, प्रदर्शित कर दोगे, उस बच्चे को भी ले जाओगे, भले उसको वॉलीबॉल खेलना नहीं आता है, क्योंकि भाग्य के भरोसे उतार दोगे कि ये टीम के लिए लकी है, जब भी टीम फंसेगी तो ये इसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ये भाग्य के भरोसे दोस्तों अपन की भाषा में बोलते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में इसको कहते हैं संवेगात्मक प्रभाव। इससे क्या होता है, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके संवेग विकट परिस्थितियों में अधिक सक्रिय हो जाते हैं और वो उस परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं। उस बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है, जब भी विकट परिस्थिति में फंसता है तो उसके संवेग जो है ना अधिक क्रिएटिव हो जाते हैं और नियंत्रित रखते हुए उस विकट परिस्थिति को वो क्या करता है दोस्तों, बाहर निकाल देता है। इसलिए इस बच्चे को वहां पे क्या कर दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड कहां रखा जाता है, तो ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाता है जैसे एनएल डाटा रिकॉर्ड। हम तो भाग्य के भरोसे चलते हैं सब लोग ना, कहते थे ना पहले हमारी जिंदगी में कुछ नहीं था, है ना, जब से ये आया है या ये आई है तब से सब कुछ बदल गया है, या पहले बहुत अच्छा था, जब से ये आया है या आई है उसके बाद में सब कुछ खत्म हो गया है ना। तो ये अपन भाग्य के भरोसे रहते हैं। तो ऐसे बच्चों का प्रयोग जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो किसमें रखा जाता है, एनएल डाटा रिकॉर्ड में। आपको केवल नाम याद रखने हैं ना इनके। अब बात करते हैं दोस्तों साक्षात्कार। एक रिकॉर्ड और होता है विद्यालय के अंदर, वो क्या होता है दोस्तों, साक्षात्कार। साक्षात्कार की यदि अपन बात करें, साक्षात्कार की यदि अपन बात करें तो साक्षात्कार किसे कहते हैं दोस्तों, इंटरव्यू। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटरव्यू। मतलब किसी विशेष विषय के ऊपर विशेष परिस्थिति में विशेष लोगों के द्वारा की गई विशेष बातचीत क्या कहलाएगी, आपकी साक्षात्कार कहलाएगी। इसमें सब कुछ खास होता है, विषय भी खास होता है ना, सब कुछ इसमें निश्चित होता है दोस्तों, वह कहलाता है आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार भी, इंटरव्यू जो भी है ना, एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक प्रकार की मौखिक परीक्षा ही है। इसके द्वारा भी बालक के गुणों का पता लगाया जा सकता है। ये देखो 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है भाई संरचित, एक होता है असंरचित, है ना। कहीं कहीं अर्ध संरचित भी लिखा हुआ मिलता है, अर्ध संरचित। अर्ध संरचित देखो, संरचित और असंरचित को समझ लो। संरचित में क्या होता है कि इसमें पहले से सब कुछ फिक्स होता है कि मुझे क्या पूछना है, किस विषय से पूछना है, प्रश्न भी पहले से घर पे बनाया हुआ होता है और उसका जो प्रश्न पूछते हैं वो तो कहलाता है आपका संरचित। दूसरा होता है असंरचित, इसमें केवल विषय निश्चित होता है, क्या पूछना है, किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है, ये वहां तुरंत सामने जाने के बाद पता चलता है कि मुझे क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है, वो कहलाता है आपका असंरचित। अर्ध संरचित में क्या होता है, थोड़ा बहुत पहले से फिक्स भी होता है और थोड़ा बहुत वहां पे भी बना देते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका अर्ध संरचित कहलाएगा। लेकिन मुख्य रूप से केवल ये 2 ही माने गए दोस्तों, संरचित और असंरचित। मनोविज्ञान में इसको अर्ध संरचित, किसी किसी शिक्षा शास्त्रियों ने आजकल भाग दे दिया, इसलिए अर्ध संरचित संरचित भी आ गया है। लेकिन साक्षात्कार जो मुख्य रूप से होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, संरचित और असंरचित, ये 2 प्रकार के ही होते हैं। लेकिन इसमें देखिए
संरचित मतलब जैसे आपके आरएस वगैरह का जो इंटरव्यू होता है, असंरचित मतलब जिसमें आप विद्यालय वगैरह में जो देना चाहते हो वगैरह, इस टाइप के इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। आपको केवल इतना सा पता रखना है, विषय सब में पहले से निश्चित होता है कि मुझे कहां से प्रश्न पूछना है, एरिया तो सब में निश्चित होगा, लेकिन इसमें प्रश्नों का निर्माण भी पहले से किया हुआ होगा, है ना। असंरचित में प्रश्नों का निर्माण वही करेंगे, और असंरचित में क्या करेंगे, कुछ व्यवहारिक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसमें तो जो बस कहा गया है वही पूछेगा, इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है, आपके व्यवहार से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। इसीलिए तो ये एसआई वगैरह आरएस वगैरह बनते हैं तो इनकी इंटरव्यू की तैयारी की जाती है, पर्सनैलिटी को लेकर के भी तैयारी की जाती है। हम पहले ट्रेनिंग करवाते थे इन चीज के ऊपर, जो बच्चे आरएस में सेलेक्ट होते थे ना, उनका इंटरव्यू की तैयारी करवाते थे। तो वहाँ पे व्यक्तित्व विकास के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैं चाहता था कि आपकी पर्सनैलिटी को आपको कैसे रखनी है, ताकि पर्सनैलिटी पर आपकी पर्सनैलिटी को देखकर कौन कौन से सवाल सामने वाला कर सकता है और उसके क्या क्या जवाब आपको देना है। तो हम पर्सनैलिटी को चेंज करने का भी काम करते थे। ये काम हमने बहुत किया है, इसलिए हमें पता है कि संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित ये तीन प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, साक्षात्कार होते हैं। तो ये होता है आपका साक्षात्कार। अब इसमें बहुत सारे होते हैं दोस्तों ना, व्यक्तिगत साक्षात्कार, सेवा संबंधी, सर्वेक्षण, अनुसंधान, बाह्य, आंतरिक, ये आप जहां जहां इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, ये इंटरव्यू के भाग हैं दोस्तों, है ना। व्यक्तिगत या पर्सनल इंटरव्यू, सेवा संबंधी कोई नौकरी वोकरी लेने के लिए जा रहे हो तो वहां पे आप इंटरव्यू देते हो, वो बाह्य आंतरिक मूल्यांकन, ये इसके भाग है, इसमें कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। अब आता है दोस्तों निरीक्षण। क्या आता है दोस्तों, निरीक्षण। निरीक्षण भी एक प्रकार की गुणात्मक प्रविधि कहलाती है मूल्यांकन की। प्रविधियां देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मुझे लगता है कि आज ही क्लास में प्रविधि पूरी हो पाएगी, ये भी मुश्किल है पूरी हो जाए तो, लेकिन फिर भी करवा देंगे। निरीक्षण, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये निरीक्षण का मतलब क्या होता है, इनको यहां समझ लेते हैं दोनों को एक साथ में। दो चीजें मैं आपको एक साथ में समझा देता हूं, है ना। एक इधर लिख देता हूं मैं आपका निरीक्षण, और ये आपका लिख देता हूं मैं अवलोकन, है ना। दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका निरीक्षण और एक होता है आपका अवलोकन। पहले इन चीजों को क्लियर करिए। निरीक्षण अवलोकन में भी मैंने अंतर निकाला है बहुत बारीकी से, ये बहुत बार देखो, दोनों का काम एक है। इसके द्वारा भी आप आंखों से देखते हो, इसके द्वारा भी आप आंखों से देखते हो। फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है दोस्तों, इनके और इन अंतर की बात करें तो सबसे पहले बात करता हूं मैं इस निरीक्षण की, कि निरीक्षण क्या होता है। तो दोस्तों निरीक्षण की यदि अपन अंतर की बात करें तो निरीक्षण क्या होता है, निरीक्षण का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत आप यदि किसी का निरीक्षण कर रहे हो ना, तो करते करते भी परिणाम बता सकते हो, करते करते भी परिणाम बता, मतलब क्रिया चल रही है और क्रिया के चलते चलते भी परिणाम बता सकते हो। लेकिन अवलोकन में क्या होगा कि क्रिया के चलते चलते आप परिणाम नहीं बता सकते हो, परिणाम क्रिया के बाद में ही बताया जाएगा। दूसरी अपन बात करते हैं, क्रिया के बाद में ही बताया जाएगा। दूसरा, इसमें क्रिया के बीच में परिवर्तन संभव है, इसमें क्रिया के बीच में परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि घर के अंदर सब्जी बना रहे हो, तो सब्जी बनाते बनाते आपने बीच में चखी या आपने निरीक्षण किया कि सही है कि नहीं, फिर आपने नमक मिर्ची वगैरह जो भी डाल दी, ये निरीक्षण हो गया। अब सब्जी पूरी बन गई, तैयार कर दी, लोगों के सामने रख दी, अब लोग खाने के लिए बैठ गए, अब खा करके कह रहे हैं कि सब्जी अच्छी बन रही है। अब ये क्या है दोस्तों, अवलोकन है ना। तो पहले क्रिया चल रही थी, आपने टेस्ट किया, चेंजेस कर दिया, फिर आपने सबके सामने रख दी, अब चेंजेस संभव नहीं है। ये निरीक्षण और अवलोकन में क्या है दोस्तों, अंतर है। आप कक्षा के अंतर्गत कोई मान लो मार साहब लेख लिखा रहे हो और आप लिख रहे हो, और गुरुजी ने आकर के कहा कि ये मात्रा तूने ये यूं क्यों लगाई, ऐसे आएगी, इसको सही कर, ये निरीक्षण है। लेकिन आप जब परीक्षा दे रहे होते हैं ना, तब कोई अध्यापक आपको आकर के ऐसी अंगुली नहीं करता कि मात्रा ऐसे लगा या ऐसे लगा, क्योंकि गलत मात्रा के आपके नंबर कटेंगे। कोई मार साहब ऐसा आपके साथ में नहीं करता, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे करते भी थे, आदत से मजबूर थे ना, परीक्षा में बता देते थे ये तूने गलती कर दी यहाँ पे। ये टीचर का काम नहीं है। परीक्षक देते हुए परीक्षार्थी को कोई भी अध्यापक कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसकी कॉपी है, वो चाहे जो कर सकता है। उस कॉपी के अंदर प्रश्न कुछ पूछ लिखता है, वो चाहे तो कॉपी के अंदर ऐसे लाइनें खींचे, कोई कुछ नहीं कर सकते हो आप। वो चाहे तो चित्र बनाए, उसकी मर्जी हो जो कर सकता है। आप ओएमआर मिलेगी ना आपको, ओएमआर आपकी है, आप चाहो तो ओएमआर के गोले भरो, और आप चाहो तो ओएमआर के ऊपर है ना घोड़े का चित्र बना करके आ जाओ, अपना फोटो बना करके आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। परीक्षार्थी को कभी भी परीक्षक छेड़ नहीं सकता है। तो यह निरीक्षण और अवलोकन में क्या होता है दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर अंतर होता है। तो समझना भाई, इसमें क्रिया के बाद परिणाम आता है, इसमें क्रिया के चलते चलते भी आ जाता है, क्रिया के बीच में भी इसका परिणाम बदलाव किया जा सकता है। अवलोकन में यह नहीं है, क्रिया के बाद में ही इसका अवलोकन होता है। इसमें जो निर्देश दिए जाते हैं वो क्रिया के चलते चलते बीच में भी दे सकते हैं, लेकिन अवलोकन में जो निर्देश दिए जाएंगे वो क्रिया के बाद में ही दिए जाएंगे, पहले दिए नहीं जाते हैं। ये इनमें मोटा मोटा तौर पर क्या है दोस्तों, अंतर है। हाँ, निरीक्षण करते समय परिणाम जब भी आता है ना, तो निरीक्षण करता जिसका निरीक्षण किया है ना वो भी वही होता है, लेकिन अवलोकन में उसका वहां होना जरूरी नहीं है। क्योंकि निरीक्षण क्या होता है भाई,
आपने कक्षा के अंदर कॉपी में आप लिख रहे हो, तब अध्यापक निरीक्षण कर रहा है, तो आप भी वही हो और बालक भी वही है और अध्यापक भी वही है। लेकिन परीक्षा में लिख दिया है, अब उसने मात्रा की मिस्टेक कर दी ना, अब अध्यापक कॉपी जांचते हुए अवलोकन कर रहा है कि मात्राओं की मिस्टेकों का अवलोकन कर रहा है। अब बालक उसके सामने नहीं है, बालक अध्यापक घर पे बैठ के कॉपी चेक कर रहा है। तो यहाँ पे अवलोकन करते समय जिसका आप अवलोकन कर रहे हो उसका प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं है, जबकि निरीक्षण में उसका होना भी जरूरी है। ये क्या होता है दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर इसका अंतर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ये निरीक्षण की अपन, है ना। अवलोकन निरीक्षण को मैंने एक साथ यहाँ पे इसलिए लिया था कि आपको एक बार थोड़ा सा समझ में आ जाए कि भैया अवलोकन निरीक्षण होता क्या है ना। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, निरीक्षण चल रहा था। निरीक्षण दो प्रकार का होता है भाई, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों बाह्य निरीक्षण, एक होता है आपका आंतरिक निरीक्षण। एक होता है आपका बाह्य निरीक्षण और एक होता है आपका आंतरिक निरीक्षण। बाह्य निरीक्षण का मतलब होता है जो बाहरी निरीक्षण, आप किसी दूसरे का निरीक्षण करो बाह्य निरीक्षण, आप खुद का निरीक्षण करो आंतरिक निरीक्षण। तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, निरीक्षण होते हैं। तो ये निरीक्षण में इसका अंतर आपको याद रखना है। तो दो प्रकार के आपके निरीक्षण हो गए, आंतरिक निरीक्षण और इसे क्या कहेंगे अपन, बाह्य निरीक्षण। इसके बाद अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है इसके बाद में जो आएगी वो आएगी आपकी घटनावृत्त। एक जो आता है भाई क्या आता है आपका, घटनावृत्त। इसको देखिए घटनावृत्त क्या होता है, मैं एक एक चीज को आपको क्लियर करके समझा देता हूं। घटनावृत्त का मतलब होता है तो विद्यालय में घटित होने वाली तमाम घटनाएं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, घटना कहते हैं। घटना कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि आप बालकों को भ्रमण के लिए लेकर के गए, घुमाने के लिए लेकर के गए, वो भी एक प्रकार की क्या कहलाएगी, घटना कहलाएगी। घुमाने के लिए लेकर के गए मतलब घटना। विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया को हम घटना का नाम देते दोस्तों, घटनावृत्त लिखा जाता है। तो घटनावृत्त का मतलब होता है जैसे आप बच्चों को पिकनिक लेकर के चले गए, घूमने लेकर के चले गए, तो घूमने लेकर के गए तो वापिस आते थे ना, तो अध्यापक आपसे एक निबंध लिखवाते थे कि आपके अनुभव लिखो कि आपने वहां पे क्या क्या देखे, वो भी घटनावृत्त था। घटनावृत्त अध्यापक भी लिखता है और बालक भी लिखते हैं। बालक तो अपने अनुभव लिखते हैं और अध्यापक अपने अनुभव लिखते हैं, है ना। बालक तो सब लिखते हैं कि हमने ये देखा, ये पाया, ये गुरुजी ने ये किया, वो सब घटना का विवरण लिखेंगे। लेकिन अध्यापक क्या लिखेंगे, इसके अंदर कौन से बालकों ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी, कौन सी कमियां रही, कौन सी गलतियां हुई, उनका विवरण लिखते थे अध्यापक। तो यहाँ पे अध्यापक के घटनावृत्त की बात हो रही है दोस्तों, है ना। यह अध्यापक हर घटना का लिखता है। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है वो भी घटना है, वार्षिक उत्सव भी घटना है। ये क्यों लिखना जरूरी है, इसके पीछे कारण है कि मान लीजिए कि कोई जैसे बड़ी कक्षाओं के बालक जो होता था ना, वो विद्यालय में घूमने के लिए जब लेकर के जाते थे, वहां पे कई प्रकार की घटनाएं घटती। आपके साथ में भी घटी होगी। अच्छा, हम तो सरकारी स्कूल में थे तो पहले तो आस-पास में जाते थे, लेकिन मैंने कहा था ना मैं गलती से एक बार प्राइवेट स्कूल में चला गया था 10वीं क्लास के अंतर्गत। तो वहां पे हमें घूमने के लिए राजस्थान में बहुत ही प्यारी जगह है माउंट आबू, तो वहां लेकर के चले गए। 3 दिन का टूर था। वहां चले गए तो वहां पे क्या होता है कि कई प्रकार के अलग अलग घटनाएं करते। जैसे लड़कियां होती है ना, वो तो क्या करती भाई, अपने कपड़े पैक करती है। भाई 3 दिन हम रहेंगे तो कौन कौन से कपड़े कहाँ पहने वो पैक करते हैं। लड़कों को कपड़ों का महत्व तो इतना नहीं होता है। कोई उदंडी बच्चे होते ना, वो कपड़े तो लोअर टी शर्ट ले लेंगे ना, वो छुपके से या तो शराब की बोतलें साथ में ले लेंगे या सिगरेट के पैकेट साथ में ले लेंगे, है ना, भांग की गोली ले लेंगे। उनकी मस्तियां अलग टाइप की होती है ना। तो ऐसे बच्चे उदंडी मिलते हैं, हर स्कूल के अंदर मिलते हैं। तो वहां पे क्या होगा, मान लो ऐसे बच्चे आप घूमने के लिए लेकर के चले गए और वहां पे मान लीजिए कोई बच्चों ने शराब पी करके मस्ती की या सिगरेट पीते हुए पकड़े गए, भांग पीते हुए पकड़े गए, कुछ ऐसे गलत काम करते हुए पकड़े गए, तो वो क्या होगा दोस्तों, एक बहुत बड़ा वहां पे घटनावृत्त जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, बहुत बड़ा वहां पे ऐसा कोई घटना घटेगी ना, उसको आपको विद्यालय में आकर के लिखना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि वहां पे कोई बच्चे हैं जिन्होंने शराब पी करके कोई मस्तियां की है या भांग खा करके कोई मस्तियां की है, ऐसी कोई गलत मस्तियां कर दी है ना, तो आप क्या करोगे, रिकॉर्ड लिखोगे उन बच्चों के नाम के साथ में कि इन बच्चों ने शराब पी करके ये मस्तियां इस प्रकार से की थी। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका ट्रांसफर हो गया, अब आपकी जगह पे कोई दूसरा टीचर आया, अब उसको भी टूर तो ले जाना है। वो टूर ले जाने से पहले घटनावृत्त पढ़ लेगा कि पहले जब घूमने के लिए गए थे तो कौन कौन से बच्चों ने मस्तियां की थी। वो देखेगा कि हाँ भाई ये 5 नाम के लड़के हैं ना, राजू, मोहन, नरेश, रमेश, इनको ये काम करो, इन चारों को पहले बुलाओ, इन्होंने मस्ती की थी शराब पी करके, घूमने तो इनको भी ले जाना पड़ेगा ना। और अध्यापक क्या करेगा, अपना मनोविज्ञान लगाएगा और मनोविज्ञान लगा करके चारों बच्चों को बुलाएगा और पास में बैठा करके मीटिंग कर लेगा। देखो बच्चों, ये टूर लेकर के जाना है और ये टूर हमें लेकर के जाना है। मुझे इस पूरे विद्यालय के अंदर तुम चारों बच्चे जिम्मेदार लगे और मुझे लगा कि हाँ तुम ये पूरा का पूरा जिम्मा संभाल सकते हो। मैं अकेला इतने बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है मेरे प्रति, और तुम चारों एक मैं, उन 5 मिलकर के इस टूर को अपन को क्या बनाना है दोस्तों, सफल बनाना है। इसलिए मैं टूर की घोषणा कल करूंगा, लेकिन घोषणा होने से लेकर के जब तक हम घूम करके वापस विद्यालय में नहीं आएंगे ना, तब तक तुम चारों के चारों एनी टाइम प्रति मिनट मेरे साथ खड़े रहोगे। ये किसने कह दिया, उस टीचर ने कह दिया।
बच्चों को भी जोश आ गया कि गुरुजी हमें बहुत बड़ा जिम्मेदार समझ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि गुरुजी आपसे ज्यादा होशियार हैं, तुम ऐसी उदंडी मस्ती अगली बार विद्यालय में नहीं करो, इसलिए वो क्या रख रहे हैं, पास रख रहे हैं। दोस्तों मनोविज्ञान बहुत काम आता है विद्यालय, यदि आपको सही तरीके से मनोविज्ञान आता है ना, हर परिस्थिति को आप एक अच्छे ढंग से कर सकते हो। वहां से टूर लेकर के चला जाएगा, घटनाएं घटती हैं दोस्तों, कोई भी कार्यक्रम करो घटनाएं घटती है, और इतनी बारी बारी घटनाएं घटती है जिसकी कोई हद नहीं। हम तो जब टूर में गए थे तो हमारे साथ में 12th क्लास का बच्चा भी था, बड़ी क्लास 12वीं तक की, तो 12वीं क्लास का बच्चा भी था, और प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं थे, है ना। टूर जो था 9, 10, 11, 12 4 क्लास का था, प्राइमरी क्लास के बच्चे नहीं थे, लेकिन प्राइमरी क्लास के टीचर्स थे घूमने के लिए, टीचर्स को साथ में ले लिया, बच्चों की छुट्टी कर दी, वो हमारे साथ में थे, तो हम घूमने के लिए गए थे। तो पता है वापस आ रहे थे ना, तब एक 12th क्लास का बच्चा गायब था। 12th क्लास का बच्चा मिल ही नहीं रहता, 5 से 6 घंटे तक ढूंढा, वो बच्चा मिल ही नहीं रहा है। माउंट आबू के ऊपर कितनी FIR करवा दी, हार थक गए थे, और थक करके हम गाड़ी में आकर के बैठ गए कि अब तो वो बच्चा नहीं मिल रहा था। ये बड़ी बात नहीं है कि वो बच्चा नहीं मिल रहा था, इससे बड़ी घटना ये भी थी कि हमारे साथ में जो टीचर घूमने आए थे ना, उसमें एक प्राइमरी की टीचर थी जो पहली कक्षा या नर्सरी UKG LKG को पढ़ाती थी, वो मैडम भी नहीं मिल रही थी, है ना। तो ये बहुत बड़ी घटनाएं घट गई है ना। वो विद्यालय भी आ गए थे कि FIR हुई थी ना, उस मैडम का जो हस्बैंड था वो भी टूर वाले के ऊपर पड़ गए थे, बच्चे ने, पिताजी ने भी कि FIR लिखाई थी वगैरह, बहुत कुछ हुआ था। तो ऐसे ऐसे मैटर हो जाते हैं, तो ऐसी घटनाओं को आपको लिखना पड़ता है ताकि आगे जाकर के कोई भी टीचर वगैरह आए ना, तो इस प्रकार सत्य घटना है ना, बना करके नहीं बना रहा, ऐसा होता है। आप भी टीचर बनोगे, ऐसी कई घटनाएं घटेगी। तो घटनावृत्ति का मतलब विद्यालय में घटने वाली प्रत्येक गतिविधि को लिखना। एक आता है दोस्तों व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है प्रविधि। ये प्रविधि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। केस स्टडी आपने की होगी बीएड और STC में ना, फोटो वोटो चिपकाए होंगे, बारे में जाना होगा। इतना आसान नहीं है। केस स्टडी वर्तमान में बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, ये मैं खुद भी करता हूं, जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं। हर समस्या का समाधान करना, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम कर देते हैं। ये काम मैंने भी बहुत किया, लॉकडाउन में अभी भी चलता है। काउंसलिंग मेरा बहुत बड़ा पेशा है ना, इसलिए मैंने कहा ना, इसीलिए मैं फ्री पढ़ा रहा हूं अपने इनकम के जरिए, दूसरे भगवान की दया से और आप सब लोगों की दुआ से बहुत है, तो मुझे आवश्यकता भी नहीं है कि यहाँ से कुछ मिले। तो ये व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। काउंसलिंग, यदि आप मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों की भावनाओं को पढ़ लो कि बच्चा क्या कह रहा है, बच्चों को कैसे समझना है, बच्चों को कैसे देखना है, ये सारा का सारा आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, और उसकी समस्या का समाधान कर सकते हो। तो केस स्टडी का आना भी क्या है दोस्तों, जरूरी है। व्यक्ति अध्ययन का आना भी बहुत बड़ा जरूरी है। व्यक्ति अध्ययन में बहुत प्रकार के, यहाँ पे आपको याद रखने जैसा कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। केस स्टडी जब भी करोगे आप, व्यक्तिगत अध्ययन जब भी करोगे ना दोस्तों, तो ध्यान रखना, जो प्राथमिक स्तर के जो बालक होंगे ना, प्राथमिक स्तर के जो बालक का करोगे, उनके जो प्राथमिक आंकड़े होंगे ना, वह प्राथमिक आंकड़े परिवार और समाज के वातावरण से संबंधित होंगे। क्योंकि बालक विद्यालय में पढ़ रहा है ना, बालक क्यों नहीं पढ़ रहा है, इसका यदि आप पता लगाओगे, तो जो प्राथमिक आंकड़े केस स्टडी में इकट्ठे करोगे ना, वो परिवार और समाज के वातावरण से संबंधित होंगे। लेकिन बड़ी कक्षाओं की यदि आप केस स्टडी कर रहे हो, 12वीं क्लास 11वीं क्लास के बच्चों की, तो उनके जो प्राथमिक आंकड़े होंगे ना, वह उनकी व्यक्तिगत समस्या होगी दोस्तों, वहां पे परिवार समाज का वातावरण नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना भाई, इनके पढ़ाई का और इनके पढ़ाई का, इनके प्राथमिक आंकड़े अलग है और इनके प्राथमिक आंकड़े अलग है। ये मैं आपको और केस स्टडी कभी पढ़ाऊंगा तो डिटेल से पढ़ा दूंगा। अब आता है दोस्तों, एक आता है दोस्तों प्रेक्षण। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत बड़ी कक्षा का, लेकिन फिर भी पढ़ लो। प्रेक्षण क्या होता है? स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली लाक्षणिक व्यवहारगत घटनाओं तथा व्यवस्थित संगठित एवं वस्तुतः ढंग से तैयार किया अभिलेख को। देखो इसमें इतना मत समझो, इसको आप तरीके से समझो, ये भाषा आपको याद रखनी पड़ेगी ना, इसलिए मैंने पूरी की पूरी भाषा लिख दी। स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली, यानी कि उसी वातावरण में उसी तरीके से घटित होने वाली लाक्षणिक व्यवहारगत घटनाओं, यानी कि बालकों के लक्षण से व्यवहारगत घटनाओं को जो प्रदर्शित होता है, उनका वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख तैयार करना। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिएगा 15 अगस्त पे आप क्या कर रहे हो कि 15 अगस्त का कार्यक्रम किया, लास्ट में स्पीकर बज रहे हो, सारे बच्चे नाच रहे हैं। अब क्या कर रहे हो कि किसी बच्चे का आपने नाम नहीं लिखा था या बच्चों को जानता भी नहीं, उसको डांस करने आने वाला आता है, लेकिन फिर आपने देखा कि सब बच्चे मिक्स डांस करे, उसमें एक बच्चा अलग ही जो है ना, वो बहुत बढ़िया डांस कर रहा है, बहुत अच्छा डांस कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से वो नाच रहा है और अलग अलग तरीके से नाच रहा है। अब उसका व्यवहार आपने देखा, कार्यक्रम खत्म हो गया, अब उसका व्यवहार, लाक्षणिक व्यवहार, मनोरंजन का कार्यक्रम ही चल रहा है, उसी व्यवहार में उसने अपना व्यवहार प्रदर्शित किया। उस व्यवहार को आप वस्तुनिष्ठ ढंग से लिख दोगे, एक छोटे तरीके से लिख दोगे कि हाँ, प्रेक्षण के द्वारा, प्रेक्षण का मतलब ही क्या होगा दोस्तों, फेंका गया व्यवहार, प्रेक्षित किया गया व्यवहार, उसको आप एक छोटे ढंग से लिख दोगे। आगे की जब भी क्रिया होगी तब उस बच्चों को भी आप एनरोल करने की कोशिश करोगे। जब अचानक से ऐसी कोई घटनाएं घट जाए जिनके ऊपर आपको विश्वास भी नहीं और कोई बच्चा अलग से परफॉर्मेंस कर दे, अपने लक्षण प्रकट कर दे, उससे हम क्या कहेंगे, प्रेक्षण कहेंगे। आत्म प्रतिवेदन तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जब व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में अपनी जानकारी विश्वासों और मतों के साथ में दे, वो क्या कहलाएगा, आत्म प्रतिवेदन। अपने बारे में जानकारी पूरी विश्वसनीयता के साथ में दे, व्यक्ति अपने विश्वासों और मतों के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं दे कि मैं जो सूचनाएं दे रहा हूं बिल्कुल से, मतलब अपने बारे में बताना, आत्म प्रतिवेदन वो कहलाता है।
पोर्टफोलियो रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा शिक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। पोर्टफोलियो रिकॉर्ड क्या होती है? एक निश्चित समय में बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, इस चीज का पता लगाना क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो रिकॉर्ड। भाषा शिक्षण के अंदर यह महत्वपूर्ण मानी जाती है कि एक बालक का भाषा सुधार कितना हुआ है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई 5वीं कक्षा का बालक है, वो एक 5वीं कक्षा में मात्राओं की मिस्टेक कितनी कर रखा है, अब वो 6ठी में आ गया है। अब 6ठी में आने के बाद वो कितनी कर रहा है? तो 5वीं और 6ठी में मान लीजिए कि 5वीं में वो एक पेज के ऊपर 10 मात्राओं की मिस्टेक कर रहा था, 6ठी में आकर के एक पेज पे और 8 कर रहा है, मतलब 2 मात्राएं कम पड़ी है। 12 कर रहा है, मतलब 2 बढ़ गई है। ये जो अंतर का जो रिकॉर्ड रखा जाता है ना, वो किस में रखा जाता है? आपका पोर्टफोलियो रिकॉर्ड में रखा जाता है कि एक बालक का एक निश्चित समय में उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, उसका रिकॉर्ड जो रखा जाता है ना, वो किस में रखा जाता है दोस्तों? पोर्टफोलियो रिकॉर्ड में रखा जाता है। एक गुणात्मक प्रविधि होती है जिसका नाम है दोस्तों अभिवृत्ति मापनी। अभिवृत्ति मापने का मतलब क्या होता है? बालक के दृष्टिकोण को मापना, बालक के नजरिए को मापना कि बालक किसके बारे में क्या सोचता है। जैसे आप ऐसे प्रश्न करते हो ना, आप नरेंद्र मोदी की जगह होते तो इस कोरोना काल में क्या करते हैं, तो आप क्या मापना चाह रहे हो? दृष्टिकोण मापना चाह रहे हो कि सरकार के प्रति इसका दृष्टिकोण कैसा है, नजरिया कैसा है। ये दोनों प्रकार का हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। आप उसे अच्छा भी बता सकते हो और आप उसे गलत भी। मैं कहूंगी आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते हैं, या आप नरेंद्र मोदी की जगह होते तो क्या करते हैं, आप इसका नकारात्मक उत्तर भी दे सकते हो और सकारात्मक उत्तर भी दे सकते हो। तो ये 2 प्रकार की होती है, वो कहलाती हैं आपकी अभिवृत्ति मापनी। एक होती है दोस्तों समाज मिति। समाज मिति को आप समझ लीजिए थोड़ा सा। समाज मिति, समाज मिति, ये समाज मिति विधि मोरेनो के द्वारा दी गई है दोस्तों। किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? मोरेनो को द्वारा दी गई है। ये एक प्रकार की चुनावी प्रक्रिया है दोस्तों। क्या, कौन सी प्रक्रिया है? चुनावी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? चुनावी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको पता है कि विद्यालय में जब जाओगे तो आपको एक छात्र संगठन का गठन करना पड़ेगा दोस्तों। उसके अंदर क्या करोगे? वहां पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांस्कृतिक मंत्री, खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग प्रकार से निर्माण करना पड़ेगा। कई मंत्रियों को आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। अब वहां पे आप चुनाव करोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? जैसे मान लीजिए कि आपको सांस्कृतिक मंत्री बनाना है, तो आपने देखा कि कुछ बच्चे गाने वाले भी, एक बच्चा है 8वीं कक्षा का, वो गाता अच्छा है, उसको बना दे। एक डांस अच्छा करता है 10वीं क्लास का, उसको बना दे, या उसको बना दे। ये कंफ्यूजन होगा। तो जनरली चुनाव में क्या होता है कि किसी एक बच्चे को टीचर अपने हिसाब से बना देता है कि ये फाइनल होगा, या फिर 2 को खड़ा करता है, फिर इनमें से कौन सा है वोटिंग करवा देता है। ऐसा नहीं है। मोरेनो ने इसका विरोध किया। मोरेनो ने कहा कि ऐसे चुनाव मत कराओ कि 2 को खड़ा करो और किसी एक को चुन लो। भाई जितने भी काबिल लोग हैं सबको खड़ा करो और फिर बच्चों से उनकी पसंद पूछ लो। जैसे इसमें कैसे होगा? मान लीजिए कि आपके विद्यालय के अंदर 5 बच्चे ऐसे हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूरा का पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए परफेक्ट है। अब आप क्या करोगे? ये आपकी विद्यालय के मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हैं। अब इन बच्चों को क्या करोगे? इन बच्चों को कहोगे कि आपको सांस्कृतिक मंत्री बनाना है, जो चुनाव करना है ना, आपको क्या करना है? इनमें से चुनना है। इनमें आपको पसंद बतानी है। आपके हिसाब से मैं किसको पहले बनाऊं, उसको नहीं बनाऊं तो किसको बनाऊं, उसको नहीं बनाऊं तो किसको बनाऊं, अपनी पहली, दूसरी, तीसरी पसंद बना। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा कहेगा मेरे हिसाब से पहले नंबर पे इसको बना दो, इसको बनाने की इच्छा नहीं हो, ये नहीं बन रहा हो तो फिर इसको बना दो, ये नहीं बन रहा हो तो इसको बना दो, ये नहीं बन रहा हो तो इसको बना दो, और ये भी नहीं बन पाए तो लास्ट में इसको बना दो। और उसने पहले पसंद बताया कि मेरे पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे और 5वें पे है। ऐसे सारे बच्चे अपनी पसंद बताएंगे। फिर जिसकी पहली पसंद सर्वाधिक आएगी उसे हम मंत्री बना देंगे, दूसरी आएगी उसे उप मंत्री बना देंगे, तीसरी चौथी आएंगी वो उनके सहायक कार्यकर्ता बना देंगे। सबको उनके कर्म के आधार पर क्या दे देंगे? पोस्ट दे देंगे। इन बच्चों को नाराजगी भी नहीं होती है और क्रिया भी चल जाती है ना। इसका बहुत सारे चुनावों में भी आजकल इसका प्रयोग होने लगा है। तो ये एक चुनाव की पद्धति है जिसमें क्रम निर्धारण किया जाता है, जिसमें बालक अपनी पहली, दूसरी पसंद बताता है। ये समाज मिति मोरेनो ने दी थी 1934 में। विशेष समूह में श्रेणीबद्ध चुनाव, पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, एकल संक्रमणीय पद्धति पर आधारित है। ये आपको पता है ना, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इसी के आधार पर होता है। अब आता है दोस्तों अवलोकन और योग्यता में व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसके द्वारा एकत्र आंकड़े विश्वसनीय होते हैं। अवलोकन, अब होता है दोस्तों अवलोकन। अच्छा ये पूरा आ गया एक साथ। अब आता है दोस्तों आपका अवलोकन। अवलोकन की सामान्य जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी थी। अवलोकन की सामान्य जानकारी आपको पहले मैंने दे दी थी। अवलोकन क्या होता है? योग्यता और व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए एकत्र आंकड़े विश्वसनीय होते हैं। अध्यापक वर्ष भर में बालक का अवलोकन करता है कि बालक क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। इसका अवलोकन करके उनके आंकड़ों को क्या करेगा? एकत्रित करेगा, जो उनके परिणाम, जो उनके मूल्यांकन को प्रदर्शित करने में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करेगा। अब ये जो अवलोकन होता है ना दोस्तों, वह 2 प्रकार का होता है भाई। कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का। अवलोकन मैंने पहले आपको अभी भी समझा ही दिया है। अब जो अवलोकन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सहभागी और एक होता है आपका असहभागी।
देखो सहभागी में क्या होगा और असहभागी में क्या होगा, इसको समझ लीजिए दोस्तों। सहभागी के अंतर्गत क्या हो जाएगा, सहभागी में होगा कि सहभागी के अंतर्गत हो जाएगा कि वह अवलोकन जिसमें अध्यापक खुद बालकों के साथ क्रिया करता हुआ अवलोकन करें। जैसे आप कबड्डी खेल रहे हैं, टीचर भी उनके साथ में क्या कर रहे हैं भाई, कबड्डी खेल रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं भाई, अवलोकन करना ही चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, वहां पे अवलोकन करेंगे। ऐसा ना, अवलोकन करने के लिए ही वो आपके साथ में क्या करते दोस्तों, क्रियाएं करते हैं। आपने देखा होगा ना भी, विद्यालय के अंदर आप जब भी कोई खेल वगैरह खेलते थे, कुछ भी किसी प्रकार की कोई क्रिया वगैरह करता थे ना, वो क्या था, एक प्रकार का अवलोकन था। और अध्यापक भी कभी कभी आपके साथ में खेलते थे, वो खेल खेलते हुए देख लेते थे कौन सा बच्चा अच्छा खेल रहा है, कौन सा क्या खेल रहा है, किसके प्रति खेल की भावना कैसी है, वो कहलाएगा आपका सहभागी। और असहभागी में क्या होगा, जिसमें बालक क्रिया कर रहे होंगे लेकिन अध्यापक उनके साथ में क्रिया नहीं करेगा, दूर रहते हुए देखेगा, दूर बैठे बैठे देखेगा, वह क्या कहलाएगा आपका असहभागी। सहभागी जिसमें अध्यापक स्वयं बालकों के साथ में रहे, और असहभागी का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें अध्यापक बालकों के साथ में न रहकर दूर रेखे रेखे अध्ययन करें। बालक खेल रहे हैं और अध्यापक ऑफिस में बैठा बैठा उनका अवलोकन कर रहा है। इस प्रकार के दो प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके अवलोकन होते हैं। अब इसमें ध्यान रखना दोस्तों, अवलोकन जो होता है वो आंखों के, जैसे पीवी यंग नाम का एक शिक्षा शास्त्री था, उसने अवलोकन के संदर्भ में एक परिभाषा भी दी थी कि आंखों के द्वारा किया गया विचार पूर्वक अध्ययन क्या कहलाता है, अवलोकन कहलाता है। अब अवलोकन की परिभाषा किसने दी थी, ये पीवी युंग ने दी थी। अब ये कह रहा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन, कौन सा अध्ययन भाई, विचार पूर्वक है ना। विचार पूर्वक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, विचार पूर्वक अध्ययन का मतलब क्या हो गया कि बालक इसमें क्या करेगा कि आपको सोचना है, विचार करना है, आंखों के द्वारा देखना है और फिर विचार करना है। यानी कि ऐसा कोई अवलोकन है ना जिसमें अध्यापक की नजरें बालकों के ऊपर नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न आ जाए ना, जैसे कि मैंने एक प्रश्न बना करके पूछा भी था कि एक अध्यापक बालकों के साथ में पूर्व दिशा में मुंह करके सूर्य नमस्कार करता है, तो वो कौन सा अवलोकन है, वो कोई सा अवलोकन नहीं है दोस्तों। वो बच्चों के साथ क्रिया कर रहा है, तो सूर्य नमस्कार में वो झुक रहा है तो बच्चे भी झुक रहे हैं, इसको कैसे पता चल रहा है कि कोई बच्चा झुका है या नहीं झुका है, पता नहीं चल रहा है ना, ये कोई अवलोकन नहीं है। जब तक अध्यापक की नजर बालकों के ऊपर नहीं पड़ेगी तब तक वो अवलोकन नहीं कहलाएगा। तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं, आपके अवलोकन होते हैं दोस्तों। तो ये अवलोकन सहभागी और असहभागी। उसके बाद में आता है दोस्तों आपके, ये मैंने बात दी आपको, आंखों के द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन। अवलोकन के युंग ने 3 प्रकार बताए, नियंत्रित, अनियंत्रित और सहभागी। नियंत्रित अवस्था का मतलब क्या होता है, जब आपको टीचर खुद कहे कि हाँ अब खेलो, ये नियंत्रित अवस्था है। अनियंत्रित, जब टीचर ने नहीं कहा है और आप खेल रहे हो और टीचर अवलोकन कराए, अनियंत्रित। और सहभागी मैंने आपको बता दिया है। ये 3 प्रकार किसने बताए थे, तो ये 3 प्रकार पीवी यंग ने बताए थे, नियंत्रित, अनियंत्रित और सहभागी। ये प्रश्न आया हुआ है भैया ना कि पीवी यंग के अनुसार अवलोकन का कौन सा प्रकार नहीं है, नियंत्रित, अनियंत्रित, असहभागी या सहभागी। तो ध्यान रखना भाई, असहभागी नहीं है। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख किसे कहते हैं दोस्तों, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख का मतलब होता है अचानक जिसका निरीक्षण कर दिया जाए, आकस्मिक जिसका निरीक्षण कर दिया जाए। जैसे आपके एग्जाम के टाइम में फ्लाइंग आती थी चेक करने के लिए, वो क्या करती थी, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख ही है ना। ये किसके लिए काम आता है, इसके द्वारा सामान्यकरण किया जा सकता है तथा निर्देशन में प्रयुक्त। सामान्यकरण का मतलब परीक्षा दे रहे हो ना, उसमें आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख हो जाता है ना, उसमें बालक की वास्तविक स्थिति का पता लग जाता है, कौन सा बालक देख रहा है, कौन सा बालक चीटिंग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसमें काम आ जाता है। निर्देश देने में आपको पता है प्रिंसिपल चेक करने के लिए आते थे, बहुत सारे टीचर भी आते थे आपकी, जब एग्जाम चल रहे थे आपकी विद्यालय के पर्स वर्स चेक करते थे, पर्स क्या पॉकेट वॉकेट चेक करते थे, आपकी कंपास बॉक्स वगैरह चेक करते थे, कुछ है कि नहीं। वो क्या करते थे, ये सामान्यकरण करने के लिए आते थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। कभी कभी निर्देश भी देते थे कि पीछे मत देख, आगे मत देख, अपनी कॉपी में ध्यान दो, बातें मत करो। ये भी किसके लिए, आकस्मिक अचानक द्वारा निरीक्षण किया गया अभिलेख। अब आता है दोस्तों प्रश्नावली। तो प्रश्नावली की यदि मैं बात करूं, यही समझ देता हूं आपको। प्रश्नावली वैसे विधि है तो मैं आपको और समझाऊंगा। प्रश्नावली ये प्रश्नों का समूह होता है दोस्तों। प्रश्नावली के अंदर एक प्रकार की प्रश्नों का एक समूह बना हुआ होता है, जिसमें क्या होता है, बालकों को प्रश्नों के माध्यम से उनके विचारों को जाना जाता है। ये दूरस्थ शिक्षा का भी एक अच्छा माध्यम मानी गई प्रश्नावली विधि। दूरस्थ शिक्षा जो पहले रेडियो के माध्यम से चलती थी ना, वहां पे इसी विधि के द्वारा प्रश्न पूछे जाते थे और प्रश्न लिए जाते थे। तो ये थी दोस्तों शिक्षा में दूरस्थ। तो अब इसकी अपन बात करें दोस्तों, तो प्रश्नावली क्या होती है, तो प्रश्नावली का मतलब एक प्रश्नों का समूह होता है जिसमें बालकों के विचार या बालकों के उत्तर जाने जाते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, रचना के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रचना के आधार पर क्या होती है। रचना के आधार पर तो सबसे पहले बात करते हैं रचना के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है संरचित और एक होती है दोस्तों असंरचित। संरचित और असंरचित, इसको समझिए। पहले के जब राजनेता जो होते थे ना दोस्तों, वो जब गांव में विकास करवाने के लिए आते थे तो लोगों से प्रश्न पूछते थे, उनके पास में कोई ना कोई प्लान लेकर के आते थे। तो यदि वो पहले प्लान बता रहे हैं और फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, और एक पहले प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर प्लान बता रहे हैं, ये 2 चीजें होती है।
जैसे मान लीजिए कि आप गांव में एक प्रश्नावली बना करके लेकर के चले गए और उनको पूछा कि आपकी कौन कौन सी समस्या है, क्या आपके पानी की समस्या है, क्या आपके हॉस्पिटल की समस्या है, क्या आपके इसकी समस्या, एक जांच सूची ऐसी बना करके लेकर के चले गए प्रश्नों के माध्यम से। तो मान लीजिए सब बहुत सारे लोगों ने उत्तर दे दिया कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है। फिर आप वहाँ के जो राजनेता वगैरह जो भी होगा, गांव का सरपंच वगैरह, उनको प्लान बताएगा कि सरकार की तरफ से ऐसी योजना आई है, आप सब मिलकर के एक एनीकट बना सकते हो। एनीकट आपको बनाना पड़ेगा, उसकी जो आपकी मेहनत मजदूरी होगी वह सरकार के द्वारा अफोर्ड की जाएगी, आपको इसका निर्माण करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, पहले उन्होंने प्रश्न पूछे, फिर समस्या जानी, फिर उन्होंने प्लान बताया। मतलब पहले प्रश्न पूछे और फिर प्लान बताया। ये तो है आपका संरचित। और असंरचित में क्या होगा, पहले ही प्लान बता दें कि सरकार की ये योजना आई है, फिर आपको प्रश्न पूछे कितने लोग तैयार हो, कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है, जब बाद में प्रश्न पूछ रहा है वह असंरचित। यानी कि रचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, संरचित और असंरचित। संरचित का मतलब पहले प्लान बताओ और पहले प्रश्न पूछो फिर प्लान बताओ। असंरचित में पहले प्लान बता दो और फिर प्रश्न पूछो। ये दो प्रकार इसके होते हैं दोस्तों। इसके बाद में प्रकृति के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली चार प्रकार की होती है। किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की होगी, ये चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है खुली प्रश्नावली, एक होती है बंद प्रश्नावली, एक होती है चित्रित प्रश्नावली और एक होती है मिश्रित प्रश्नावली। ये किसके आधार पर होती हैं, तो ये प्रकृति के आधार पर होती हैं। देखो खुली प्रश्नावली में क्या होगा, उसमें इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिसमें आप खुल करके अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हो, वह प्रश्नावली कौन सी कहलाएगी, आपकी खुली प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली कौन सी कहलाएगी, जिसके अंदर आप खुल करके अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, केवल हाँ या ना में ही उत्तर दे सकते हो, वह कौन सी कहलाएगी, आपकी बंद प्रश्नावली। चित्रित, जिसमें चित्र बने हुए होते हैं और उसके आधार पर आपको उत्तर देना है, वो कौन सी कहलाएगी, आपकी चित्रित प्रश्नावली। मिश्रित, जिसमें ये तीनों एक साथ में समाहित हो, वह कौन सी कहलाएगी, आपकी मिश्रित कहलाएगी। तो प्रश्नावली दो प्रकार की होती है, रचना के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। रचना के आधार पर दो, संरचित और असंरचित, और प्रकृति के आधार पर चार, खुली, बंद, चित्रित और मिश्रित होती है दोस्तों। तो ये थी इसके प्रश्नावली। इसके बाद भी और कुछ है क्या, अभी प्रविधियां अभी तक तो है ना, इतनी प्रविधियां पढ़ाई मैंने आपको। अब आती है दोस्तों क्रम निर्धारण मापनी। देखो ये लगभग रेटिंग स्केल जैसी होती हैं, बहुत सारी किताबों में रेटिंग स्केल को ही क्रम निर्धारण मापनी बताया गया है। इसको हम वर्ग क्रम भी कहते हैं दोस्तों, वर्ग क्रम नहीं है ना, वर्ग क्रम भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, 5 या 7 बिंदुओं के माध्यम से बच्चों को स्पष्ट किया जाता है। स्पष्ट कैसे किया जाता है, जैसे मान लो आपको प्रश्न पूछ लिया, क्या आप ज्ञान में रुचि रखते हैं, क्या प्रश्न पूछा, ज्ञान में मत रुको ना, ज्ञान में रुचि क्या आप शिक्षण विधि में रुचि रखते हैं। आपसे प्रश्न पूछ ले, क्या आप शिक्षण विधि में रुचि रखते हैं, कम, अधिक, सामान्य, बिल्कुल नहीं, बहुत कम, बहुत अधिक, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। यहां पे बालक क्या करेगा कि हर परिस्थिति में उत्तर, एक तो होता है हाँ या ना में, रखते हो हाँ, नहीं रखते हो ना। इसमें कम भी है, बहुत कम भी है, सामान्य है, कितनी रखते हो, हर तरीके की पूरी आपकी रेटिंग का पता चल जाए, कितनी रेट तक आप इसमें रखते हो, कितनी आपकी वैल्यू है, वो सारा का सारा पता इसमें चल जाता है। ये क्या कहलाती है, आपकी क्रम निर्धारण मापनी कहलाती है। ये क्रम निर्धारण मापनी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है संख्यात्मक, सिंपल सी बात है, संख्यात्मक में क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्या दी जाएगी इस ऑप्शन की जगह पे। एक होती है वर्णनात्मक, जो गुणों की विशेषताओं का वर्णन करती है, जैसे मैंने कर रखा है कम, अधिक, सामान्य, बिल्कुल नहीं, ये वर्णनात्मक है। एक होती है रेखांकित, जो न संख्या न गुण की विशेषताओं में होती है, ये 3 से 7 भागों में विभाजित क्रम के निर्धारण करती है। मतलब इसमें न तो संख्या होती है और न ही इसके अंदर कोई वर्ण होता है, कुछ आकृतियां बनी हुई होती है इस तरीके की। इन आकृतियों के आधार पर आपको पहचान करनी, जैसे आपको पूछ लूं सिंपल के समकोण होता है 4 5, ऐसे एग्जांपल दे दूं, वो क्या कहलाएगा, आपका ये रेखांकित वाली कहलाएगी। तो ये 3 प्रकार की क्रम निर्धारण होती है दोस्तों। तो ये थी आपकी क्रम निर्धारण मापनी। बस आज की कक्षा अपनी यहीं तक है ना। ये अपन ने एक कक्षा के अंदर केवल और केवल क्या पढ़ लिया है दोस्तों, एक ही कक्षा के अंतर्गत अपन ने सारी की सारी प्रविधियां पढ़ ली है। मैंने कोशिश की है सबको समझाने की, बहुत शॉर्ट में समझाइए आपको, लेकिन मुझे आशा है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। इतनी क्रम निर्धारण होती है, ये कौन कौन सी मापनी होती है, कौन कौन सी विधियां होती है, कैसे कैसे काम करती है, किसको कैसे कैसे रखा जाता है, सारी की सारी मैंने आपको डिटेल के साथ में यहाँ पे आपको समझा दी है। स्क्रीनशॉट लेने की बात है तो सबसे पहले यही ले लीजिए, उल्टे लेते लेते ही चलिए आप, है ना, इसका लेना ही नहीं है आपको, ये ले लीजिए। नहीं लेना है, ये ले लीजिए। ये ले लीजिए लास्ट।
ठीक है भाई, ये हो गई है आपकी प्रविधियां यहाँ पे पूरी होती है, मापन मूल्यांकन पूरा नहीं होता है दोस्तों। देख लो अब मापन मूल्यांकन के प्रति कितना बड़ा टॉपिक है और कितना कुछ है इसके अंदर समझने जैसा। तो कोई आसान कुछ नहीं है, सब कुछ मुश्किल ही होता है। पढ़ते रहिए, तैयारी को मजबूत रखिए, कोरोना से बचकर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही कुछ लॉजिक के साथ में। इस मापन मूल्यांकन को अपन थोड़ी सी रफ्तार और आगे देंगे। तब तक के लिए भाई दोस्तों राधे राधे।